वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ अब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वाले क्लास में कि अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते थे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्विजिट ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। मीन्स एक अच्छा क्लासिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम कब बोलेंगे कि एक गुड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि किन किन फीचर्स की वजह से हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो एक गुड क्लासिफिकेशन कहला सकता है, यानी कि अच्छे से क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सुइटेबिलिटी। सुइटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी हमारा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, वो हमारे ऑब्जेक्ट से, मतलब कि हम जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं या उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, उस ऑब्जेक्ट से सुइटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी स्टूडेंट्स का, मान लेते हैं अपने क्लास में जितने बच्चे हैं उनके स्टूडेंट्स की हाइट और वेट के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है, तो आप क्या ये भी जानना पसंद करेंगे वहाँ पे कि वो बच्चा जो है वो जो है 10th में कितने मार्क्स पाया था, क्लास 11th में वो कितने मार्क्स पाया था? क्या हमें ये इस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करेंगे कि 10th में मार्क्स 50% स्टूडेंट्स वाले कितने बच्चे हैं, या 11th में जो है 60% स्टूडेंट्स वाले कितने बच्चे हैं? तो ये हमारा बेसिस नहीं होना चाहिए वहाँ पे क्लासिफाई करने का, बल्कि अगर हमें हाइट एंड वेट चाहिए तो उन बेसिस पे ही सिर्फ हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा अपने कलेक्टेड डेटा को। तो कहने का ये मतलब है कि सुइटेबिलिटी क्या कब होती है? जब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होती है इंक्वायरी की, उसको सुइटेबल, उसमें वहाँ पे वो फिट होना चाहिए। वो क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो वहाँ पे फिट होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज लिखा हुआ है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस, इसका ये मतलब होता है कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें कोई भी हमें एम्बिगुइटी का मतलब होता है कि कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। किसी बात को लेके हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें किस तरीके से ग्रुप बनाना है, क्या से क्लासिफाई करना है। जब तक हमें अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा और हम उसे नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारा गुड क्लासिफिकेशन है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का ये मतलब है कि जो भी हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन को अगर हमने जो भी क्लासिफाई कर रहे हैं वो इस तरीके से सीरीज में, एक ऑर्डर में, एक के बाद एक ऐसे अरेंज होने चाहिए। ऐसा ना लगे कि किसी एक ही ग्रुप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया और दूसरे वाले में कुछ नहीं डाला गया है ना। जब भी हम लोग क्लासिफाई करने का कॉलम बनाए हुए हैं, जब सेपरेट किए हैं, तो एग्जॉस्टेड हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा भरा सा नहीं लगना चाहिए। उसको हम प्रॉपरली, अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको क्लासिफाई करने की और सब कैटेगराइज करने की ज़रूरत पड़ी है, तो हम वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा जो है एक ही चीज़ में ढेर सारे पॉइंट्स डाल के लिख देंगे। ठीक है, फिर तभी बोल सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन मेरा अच्छा क्लासिफिकेशन है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि कभी भी कहीं पे भी वो एडजस्ट हो सके, है ना। उसमें अगर हमें कोई भी चेंजेस लाने होंगे, जो भी हमारे सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से, अगर उसमें वो कैपेबल है, हमारा क्लासिफिकेशन कैपेबल है उन चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए, तभी हम बोलेंगे कि मेरा क्लासिफिकेशन एक अच्छा क्लासिफिकेशन है। ओके, नाउ ये 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्टार भी मार्क है कि 5th पॉइंट में बोल रहे हैं ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। हम एक क्लासिफिकेशन को गुड क्लासिफिकेशन तभी बोलते हैं जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। इट मीन्स दैट कि देखो, इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमें जो है, मैंने एक स्टूडेंट्स का क्लास का ग्रुप था, मैंने बोला कि रोल नंबर 1 से लेके 10 तक के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ आके अपना एक लाइन बना लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, और रोल नंबर 8 से लेके 20 तक के जितने बच्चे हैं वो लोग क्या करें, वो लोग इस साइड आके, यहाँ पे आके जो है अपना एक लाइन बना लेते हैं या एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर 1 से लेके 10 तक के बच्चों का ले लिया था और यहाँ पे 8 से लेके 20 तक के बच्चों का ले लिया था, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे क्लास में कितने थे? सिर्फ 20 स्टूडेंट्स थे। तो रोल नंबर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी ना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रोल नंबर है रोल नंबर 8, रोल नंबर 9 और रोल नंबर 10। अब ये 3 जो रोल नंबर के बच्चे हैं, ये पूछेंगे कि सर मैम मैं कहाँ पे जाऊँ,
हाँ मैम मैं इधर वाले कॉलम में जाऊं क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर 1 to 10 लिखा हुआ है, या मैं इधर वाले कॉलम में जाऊं क्योंकि यहाँ पे भी रोल नंबर 8 से लेके 20 तक का मेंशन किया गया है। तो मेरा रोल नंबर 8 है, दूसरा बोलेगा मेरा 9 मेरा 10 है, तो मैं किधर जाऊँ, मैं इस साइड जाऊँ या मैं इस साइड जाऊँ। तो ऐसे क्या होता है, ये इसमें कह सकते हैं कि यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। ये तीन रोल नंबर इस वाले कॉलम में भी आ रहा है, ये 3 रोल नंबर इस कॉलम में भी हो रहा है। तो ऐसा क्लासिफिकेशन एक अच्छा क्लासिफिकेशन कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। तो वही कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर वे यही है कि जहाँ पे हम रोल नंबर 1 to 10 एक कॉलम अलग बनाएं और रोल नंबर 11 to 20 एक कॉलम अलग बनाएं, जिसमें कि दोनों ही ग्रुप में इक्वल स्टूडेंट्स भी आ गए यहाँ पे। और उसके साथ साथ ये 10 वाले रोल नंबर को ऐसा कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि वो इधर वाले साइड में खड़ा रहेगा या वो इधर वाले साइड में खड़ा रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इसी तरीके जो क्लासिफिकेशन होती है उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और भी हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वो हम अपने आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। देन बोल रहा है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसका मतलब है कि एक जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसमें हमेशा एक समानता होनी चाहिए, हमेशा वो एक ही तरीके का होना चाहिए। जब भी हम किसी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को या ग्रुप को क्लासिफाई कर रहे हैं तो कभी उनकी हाइट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो कभी उनके वेट के बेसिस पे, तो कभी उनके जेंडर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो हमेशा चेंज नहीं करते रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो भी हमें उनसे रिजल्ट चाहिए उसी के बेसिस पे एक ही ऑर्डर में हमेशा एनालाइज करने में प्रॉब्लम ना होए और मीनिंगफुल रिजल्ट निकले, इसीलिए हमेशा स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। यानी कि अगर हम वेट के हिसाब से कर रहे हैं तो हमें सारे डेटा को, चाहे यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, सबको उनके हाइट या वेट के हिसाब से ही करना चाहिए। यानी कि कुछ आगे के 5 को हमने हाइट के हिसाब से कर दिया, फिर पीछे के 5 को हमने जो है उसके वेट के हिसाब से कर दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि होमोजीनिटी। अब बोल रहा है होमोजीनियस का ये मतलब होता है ना, होमोजीनियस जब कोई चीज़ एकदम एक समान होती है या एक जैसी होती है, सेम टू सेम, सिमिलर आइटम्स को बोलते हैं होमोजीनियस आइटम्स। और इसमें यही बता रहा है कि जो भी हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं वो होमोजीनियस बोले जाते हैं जब उसके सिमिलर आइटम्स एक साथ प्लेस किए रहते हैं, है ना। जब भी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स को, जैसे कि ये मेल था तो सारे मेल्स वाले एक जगह पे लिखाएंगे, सारे फीमेल्स वाले एक जगह पे लिखाएंगे। तो यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स को एक जगह पे ग्रुप किया गया और जो फीमेल वाले थे उनको अलग से एक जगह पे ग्रुप किया गया। तो मतलब कि सिमिलैरिटी बनी होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन के अंदर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है होमोजीनियस का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इनसे हम बोल सकते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन एक गुड क्लासिफिकेशन होता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहली बात कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। फिर सेकंड था कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद ये थर्ड हमारा टॉपिक था कि रिक्विजिट ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। हम कब बोलेंगे कि ये क्लासिफिकेशन हमारा एक गुड क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये उसके कुछ 7 फीचर्स थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन एक गुड क्लासिफिकेशन है। ओके, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक में नाम लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स कि क्लासिफिकेशन करने के, इतने क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली कि क्यों किया जाता है, कब बोला जाता है कि क्लासिफिकेशन अच्छे से हुआ है। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन करने के। तो क्लासिफिकेशन करने के मेथड्स अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें 4 जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 बेसिस होती हैं क्लासिफिकेशन करने के। इनको 4 पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया है। सबसे पहला है नंबर 1 जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन का दूसरा मेथड होता है, क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद थर्ड है हमारा, जिसे हम बोलते हैं, थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन।
ओके। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ को बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, क्या क्या है? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट वन वाज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे या इसका नाम ही देखेंगे तो हमें नाम से ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब भी डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन और रीजन, उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है मतलब कि वो कहाँ पे बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में क्या है पॉपुलेशन, तमिलनाडु में क्या पॉपुलेशन है, राजस्थान में, कर्नाटका में, गुजरात में, इन जगह पे क्या क्या पॉपुलेशन है, उनके बारे में अगर हम डेटा को उनके ज्योग्राफिकल और लोकेशन या रीजन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो उन पर्टिकुलर टाइप को बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, कभी कभी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को उसका नाम बदल के बोल दिया जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को स्पेशल क्लासिफिकेशन भी बोला गया है तो ये दोनों चीजें सेम हैं, यानी कि इसका ही अदर नेम होता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमें ये दोनों ही नाम पता होना चाहिए ताकि हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अगर नाम बदल दे तो हम ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं कि ये होता क्या है। तो स्पेशल क्लासिफिकेशन भी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, दोनों ही नेम हमें याद होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसमें ही है सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन टाइप जिसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जब भी डेटा को हम लोग उनके टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे, कैसे डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि हमारे कलेक्टेड डेटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। यहाँ टाइम पे बोल्ड कर देना, टाइम को अच्छे से मार्क करके लिखिएगा। क्यों? क्योंकि उनके समय के दौरान पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पहले ये देख लेते हैं कि पॉपुलेशन दिल्ली में इस बार रीजन की बेसिस पे नहीं हो रही है। इस बार अगर 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1961 में कितनी थी, 1971 में कितनी थी, 1991 में कितनी थी, 81 में कितनी थी, 91 में, 2001 में और 2011 में, ये सेंसस से इन्फॉर्मेशन ली गई। यहाँ पे लिखा भी है, सोर्स क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया। पीछे हम लोग सेंसस पढ़ चुके हैं ना, उसके सोर्स लिखा हुआ है कि अलग अलग ड्यूरेशन में, पीरियड ऑफ टाइम में दिल्ली की पॉपुलेशन क्या क्या रही है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा को क्लासिफाई किया गया है। तो ये बन जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम आपकी बात करेंगे कि आपका एडमिशन जैसे किस बेसिस पे हुआ, किस किस टाइम पे हुआ, तो जिन बच्चों का मई के मंथ में एडमिशन हुआ, मई 30 के पहले तक में, उन बच्चों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। जिन बच्चों का जून में एडमिशन हुआ है, जून 30 के पहले, उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। उसी तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में अगर हम ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो बन जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एक अदर नेम होता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। अगर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी पूछता है तब भी हम उसकी यही सेम मीनिंग बताएंगे कि ये क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन था, हम उसे बोलते हैं कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ये अकॉर्डिंग टू दी एट्रीब्यूट्स हो रहा है। अब एट्रीब्यूट क्या होती है या क्वालिटेटिव चीज़ें क्या होती हैं, तो हम लोग अपने इसमें स्टैटिस्टिक्स में पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे। आई थिंक याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करिएगा कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं जब डेटा कलेक्ट करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव टर्म्स में और एक होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, उनकी क्वालिटी मतलब कि वो गुड है, वो बैड है ना, उसकी जो है जेंडर क्या है, मेल है वो फीमेल है, कि वो एजुकेटेड है कि नहीं है, मतलब वो लिटरेट है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो लिटरेट है या वो इलिटरेट है, या वो ऑनेस्ट है ना, या गुड पर्सन है। तो इसी तरीके से इस बेसिस पे या उसकी कलर के बेसिस पे
मतलब कि ऐसे डेटा को रिकॉर्ड करना, इस तरीके के इंफॉर्मेशन जिन्हें हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव फीचर्स रखती हैं। उन्हें हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा को उनकी न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे नहीं, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके जो फीचर्स हैं, उनकी फीचर्स की बात हो रही है, इसीलिए हम क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन को एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे भी बोलते हैं। जैसे कि उनकी जेंडर क्या है, उनकी लिटरेसी क्या है, उनका रीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, या एजुकेशन की बेसिस पे, मतलब वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हैं, उनके बेसिस पे जब भी हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं, तो ये बन जाता है क्या, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर. If it's not, then rewind the video, rewatch the video and try to understand it. Okay? Qualitative classification में दो और सब डिवाइडेड टॉपिक्स लिखे हुए थे, पॉइंट्स लिखे हुए थे, जिसे हम बोलते हैं क्या, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. तो लेट्स सी ये है क्या, सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है. देखो, जब भी हमारा जो इंफॉर्मेशन है, अगर उसे हम सिंपल सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपली जो है सिर्फ 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है पॉपुलेशन को मेल और फीमेल के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिंपल क्लासिफिकेशन. ओके, इसे बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम मेल फीमेल तो जान लिए, अब इसमें हमें ये जानना है कि ये मेल में कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, और उस लिटरेट में भी कितने हिंदू हैं, कितने नॉन हिंदू हैं, यानी कि सब डिवाइड कर देते हैं, ये ना. मतलब व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 सब क्लासेस, देन द क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. अगर हमें एक से ज्यादा सब डिवीजन हो जाता है, यहाँ पे एक सब डिवीजन हुआ था, एक से ज्यादा सब डिवीजन हो गया, जैसे कि उनकी लिटरेसी के बेसिस पे और उनकी कास्ट के बेसिस पे. सबसे पहले उनकी जेंडर, फिर लिटरेरी, उनकी एजुकेशन, और फिर उनकी कास्ट, ऐसे ऐसे सब डिवाइडेड हो गया, 2 से ज्यादा हो गया, तो हम उसे बोलते हैं क्या, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ तो हमारा 4th वाला पॉइंट था क्लासिफिकेशन मेथड में, वो था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम अपने डेटा को उनके क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि उनकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसके बेसिस पे, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते होंगे, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करके लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेटा डेफिनेशन देखते हैं पहले कि डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड, सच एज उनकी हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, सेल्स. जैसे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे कि सेल्स का रिकॉर्ड चल रहा था, 2010 में कितना सेल्स चल रहा था, उसकी हम वैल्यू लिख सकते थे ना. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि 50 लाख जो है यूनिट सेल हो रहे थे, फिर 2011 में जो है वो 57 लाख यूनिट सेल हो रहे थे. तो ये हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं जिन इंफॉर्मेशंस को, उनको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, उनमें ये एग्जाम्पल्स हैं. और अब जो है हमें अपने नेक्स्ट वाले क्लास में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये जो बाकी के सारे टाइप्स के मेथड्स थे, ये बस छोटे छोटे मेथड्स थे. इनके बारे में जितना हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, इससे ज़्यादा काम नहीं है. ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव में बस इतनी चीज़ें थी. लेकिन क्वांटिटेटिव को अब आगे के चैप्टर्स में हम अपने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर भी रिकॉर्ड करने का क्या क्या अलग अलग तरीका होता है क्लासिफाई करने का. ओके, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में. ओके क्लास, थैंक यू.